जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के जो हमारा जो दूसरा पार्ट है लेक्चर का वो है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट बेसिकली आपके पास जो है मार्केट है जो आपके जिसमें जो इनेबल करती है सप्लायर्स और डिमांडर्स को कि वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो उनको फंड्स अवेलेबल हो सकें। सही है। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म जब आपको फंड्स चाहिए होते हैं आपके जो डिमांडर्स को या सप्लायर्स को, तो वो कैपिटल मार्केट का रुख करते हैं। इसमें जो मेजर प्लेयर्स होते हैं या मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो उसमें आपके बैंक्स आ जाते हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, आपके कॉर्पोरेट बैंक्स आ जाते हैं। इसमें आपके फॉरेन फाइनेंशियल जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आपके आ जाते हैं। ठीक है। इसमें आपके क्या होता है, इसमें आपका क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में है, जो आपका फंड प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास हाई रिस्क हाई रिटर्न का जो है आपके पास कॉन्सेप्ट भी आ जाता है इसमें, कि जितना हाई रिस्क जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आप रिटर्न आप गेन करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो है इंस्ट्रूमेंट्स, आपके पास यहाँ पे मेजर इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं कैपिटल मार्केट में। आपके पास इक्विटी होती है, आपके पास प्रेफर शेयर्स होते हैं, आपके पास डिबेंचर्स होते हैं, इसमें आपके पास बॉन्ड्स होते हैं। सो यहाँ पे आपके पास की मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आपके पास बॉन्ड्स होती हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और जो आपके पास कॉमन एंड शेयर्स प्रेफर्ड स्टॉक्स आपके पास होती हैं वो आपके पास इक्विटी की साइड पे होती हैं। बॉन्ड्स आपके पास क्या होते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपके पास जो है आपने आपके पास जो है आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपको क्या होगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें आपके पास 5 ईयर्स 10 ईयर्स 20 30 इससे ज़्यादा अरसे के लिए भी हो सकते हैं। जो कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं ये आपके पास इक्विटी की साइड पे होते हैं आपके पास। सो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि बॉन्ड्स आपके पास लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो आप बिजनेसेस या गवर्नमेंट जो है ना रेस कर जो होते हैं लार्ज सम ऑफ मनी जब उनको चाहिए होता है तो वो कैपिटल मार्केट में जो है वो बॉन्ड इशू कर देते हैं। जो कॉमन स्टॉक्स जो है वो आपके यूनिट्स होते हैं जो ओनरशिप्स आपके जो है कंपनी में ओनरशिप को शो करता है। आपके इंटरेस्ट और इक्विटी जो है वो इसमें इन अ कॉरपोरेशन में आ जाता है। जो मेजर सिक्योरिटी एक्सचेंज है वो आपके पास जो है यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस आपके पास कौन सी होती हैं, तो जो ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी एक्सचेंजेस होती हैं वो आपके पास टेंजिबल होती हैं, सेकेंडरी मार्केट होती हैं। वेयर एज आउटस्टैंडिंग जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो आप उसमें क्या करते हो, आप उसको बॉट करते हो, उसको सोल्ड करते हो। जो दे अकाउंट फॉर अबाउट 46 ऑफ द टोटल डॉलर वॉल्यूम ऑफ डोमेस्टिक शेयर्स ट्रेडेड। तो इसमें क्या होता है कि 46% जो होता है वो आपके पास जो होता है डोमेस्टिक जो है वो शेयर आपका ट्रेड होता है यहाँ पे। जो इसमें लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज जो होती हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को जो नेसेसरी होती हैं वो उसमें लिस्टेड होती हैं आपकी आपके पास जो होती हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आपके पास बीजिंग टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, हर कंट्री का अपना ही एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। सो वहाँ पे लिस्टेड होती हैं। तो हम लोग पहले जो है वो कैपिटल मार्केट को ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि जो सेगमेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट में वो आपके पास दो होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट में आपके पास दो होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा आपके पास होता है सेकेंडरी मार्केट। और जो प्राइमरी मार्केट आपके पास होता है वो आपके पास ऐसा होता है इन न्यू, जहाँ पे आपके पास फर्स्ट टाइम जब आपके पास मार्केट में जो शेयर्स होते हैं वो आप बाइंग ऑफ द सिक्योरिटी जो होती है वो हेल्ड करती है यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में। सही है। सो यहाँ पे जो प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी जो होती है वो यहाँ पे डिटर्मिन की जाती है कंपनीज के थ्रू। ठीक है। कंपनी अपनी जो है वो खुद सिक्योरिटी की प्राइस जो है वो डिटर्मिन करते हैं और इन्वॉल्व करते हैं डीलिंग बिटवीन कंपनी को और जो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, उसके दरमियान में फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे डीलिंग जो है कंपनी और इन्वेस्टर के दरमियान में हो रही होती है। यहाँ पे कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है गिवन। ठीक है। यहाँ पे जो इसमें मेथड्स होते हैं जो इसको ये फॉलो कर रहे होते हैं वो इसे ऑफर कर रहे होते हैं थ्रू द प्रोस्पेक्टस। ठीक है। जो इनका प्रोस्पेक्टस होता है उसमें ये ऑफर कर रहे होते हैं कि जो है कि हम अब जो है शेयर्स इशू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑफर द सेल, यहाँ पे सेल्स जो है वो डायरेक्टली ऑफर की जा रही होती है सर्टेन बैंक्स को, कंपनीज को, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है। सो वो डायरेक्टली जो है वो इसको ऑफर कर रहे होते हैं।
प्राइवेट प्लेसमेंट की जा रही होती है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मैंने कॉन्सेप्ट जो है वो पिछली वीडियो में दिया था, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आईपीओज भी आपको जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है वो भी आपकी की जा रही होती है कि फर्स्ट ये आपके जो है मोस्टली जो आपका जो बिजनेस आपका न्यूज़पेपर होता है वहाँ पे जो है आपके फ्रंट पेज पे गिवन होता है कि आईपीओ फ्लां कंपनी के जो है वो इशू हो रहे हैं। अच्छा, राइट इशू जो है इसका एक और टाइप आ जाती है कि मेथड ऑफ इशू। राइट ऑफ इशू में ये होता है कि आप जो है जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका राइट पहले बनता है कि अगर आप नए शेयर्स इशू कर रहे हो तो आप उनको फर्स्ट टाइम ऑफर करते हो कि आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट आपके पास क्या होती है? इट इज़ अ मार्केट फॉर ओल्ड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। वो आपके लिए तमाम ओल्ड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ के लिए होती है जो आपने प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी इशू कर चुके होते हो, ठीक है। वो सेकेंड टाइम अगर जो है वो जिसने ख़रीदे हैं कंपनी से शेयर्स वो अगर बेचना चाहता है तो सेकेंडरी मार्केट में बेचता है, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग जो होता है वो स्टॉक प्राइस की वो बहुत हेल्ड कर रही होती है। जो प्राइस होती है ऑफ सिक्योरिटीज़ आर डिटर्मिन्ड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो प्राइस होती है सिक्योरिटीज़ की वो डिटर्मिन की जाती है डिमांड और सप्लाई के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है यहाँ पे मार्केट खुद डिसाइड करी होती है कि अगर जो है उस सर्टेन जो कंपनी की डिमांड जो है वो ज़्यादा है इस शेयर्स की, तो डेफिनेटली उसकी जो प्राइस है वो भी हाई हो जाएगी, ठीक है। अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड इतनी नहीं है तो डेफिनेटली उसकी जो है प्राइस गिरेगी। सो इट इन्वॉल्व डीलिंग बिटवीन न्यू इन्वेस्टर्स। सो यहाँ पे जो न्यू इन्वेस्टर है वो पुराने इन्वेस्टर से जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है शेयर परचेज करता है। उसमें आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो होती है वो एग्जिस्ट करती है एक फिक्स लोकेशन पे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि एक स्टॉक एक्सचेंज की एक फिक्स लोकेशन होती है, वहाँ पे आप वो आपकी और उसकी सर्टेन वेबसाइट भी होती है। सो यहाँ पे जो है सब कुछ जो है वो आपके पास एक फिक्स लोकेशन अवेलेबल होती है जहाँ पे ये सब कुछ डीलिंग हो रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक पूरा ऑफिस है और वो लोकेट करती है न्यूयॉर्क सिटी में, और इसको आप सर्च भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें मेजर सिक्योरिटी एक्सचेंज और ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज आपके पास कौन सी होती है यहाँ पे? सो यहाँ पे आपके पास ओनली दोज दैट ओन अ सीट इन द एक्सचेंज रेट कैन मेक ट्रांजेक्शन्स ऑन द फ्लोर। जो ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं, जो ऑलरेडी प्लेयर्स होते हैं, जो ऑलरेडी जिनके शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे जो है प्ले करती हैं इस फ्लोर पे। वो नहीं होता कि अगर कोई कंपनी जो है वो लिस्टेड ना हो और वो एग्जिस्ट ही ना कर रही हो तो वो यहाँ पे अपने शेयर्स वगैरह सेल नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग इज कंडक्ट थ्रू एन ऑक्शन process where specialist make an market in selected securities। जो यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग होती है वो आपकी कंडक्टेड होती है थ्रू एन ऑक्शन प्रोसेस, ठीक है। जो यहाँ पे आपकी एक ऑक्शन प्रोसेस होता है उसमें आपकी जो है ट्रेडिंग कंडक्ट होती है, जहाँ पे जो है ना स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो एक मार्केट मेक करते हैं सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ का एज कंपनसेशन फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। जैसे आपके जो है वो एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स जो हैं वो आपके स्पेशलिस्ट होते हैं जो उसमें वो मनी को मेक करते हैं थ्रू स्प्रेड। अच्छा, ये स्प्रेड आपके पास क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें बिड प्राइस और आस्क प्राइस होती है। बिडर जो होता है वो बिड करता है कि उसको जो है वो इतनी वो यूँ समझ लें कि ये आपके पास जो होती है बिड वाली प्राइस जो होती है वो जो है जो बोरोर है वो लगाता है बिड प्राइस के, वो इतने में चीज़ें परचेज़ करेगा। और जो आस्क है वो जो जिसके पास फॉर एग्जांपल शेयर्स हैं या जिसके पास कोई एसेट है वो ये कहता है कि उसको इतनी प्राइस चाहिए। सो दैट वाज बिटवीन अ सेलर और बायर, ठीक है। बिडर जो होता है वो यहाँ पे बायर है और आस्क प्राइस जो आस्क कर रहा है वो यहाँ पे जो है वो सेलर है। सो मेजर सिक्योरिटी एक्सचेंज जो ओवर द काउंटर एक्सचेंज में आपके पास क्या क्या आ जाता है? मेजर द ओवर द काउंटर मार्केट आपके पास सबसे पहले होती क्या, वो एक इनटेंजिबल मार्केट होती है फॉर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये आपके पास इनटेंजिबल मार्केट होती है, ये आपकी जो है ऑनलाइन होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल आपके पास वो होती है। अनलाइक ऑर्गेनाइज्ड
exchanges, the over the counter is both a primary market and a secondary market. जिस तरीके से जो हमारे पास ऑर्गेनाइज एक्सचेंज होती हैं उस तरीके से ये नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये बहुत एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के तौर पे जो है यहाँ पे आपके पास रेक्ट कर रही होती है। इसकी जो है वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो है ये जो है याहू आपके पास जो है वो आस्क भी है आपके पास, ठीक है। याहू पे भी आपके पास जो है वो बिडिंग का एक आ जाता है, वो वहाँ पे आप जो है बिड कर सकते हो, ठीक है। द ओवर द काउंटर इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड मार्केट वेयर डीलर्स मेक अ मार्केट इन सिलेक्टेड सिक्योरिटीज, जहाँ पर डीलर जो होते हैं वो एक सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ को वो डील कर रहे होते हैं, और ये एंड आर लिंक टू बायर्स एंड सेलर्स थ्रू द नैस्डैक सिस्टम। और यहाँ पे वो इस मार्केट में जो है वो इसमें मेक अ मार्केट, जहाँ पे वो एक मार्केट मेक करते हैं और इसमें सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ को डील कर रहे होते हैं, और इनके लिंक होते हैं बायर्स और सेलर्स से जो नैस्डैक सिस्टम के थ्रू, ठीक है। डीलर्स आल्सो मेक मनी ऑन द स्प्रेड, जो यहाँ पे डीलर्स हैं वो यहाँ पे मनी जो है मेक करते हैं थ्रू स्प्रेड। सो यहाँ पे आपके मेजर सिक्योरिटी एक्सचेंज में नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स आपके पास जो है वो टू टाइप्स की हैं। एक आ जाती है, एक आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यूरो बॉन्ड मार्केट, और दूसरी है फॉरेन बॉन्ड मार्केट। जो आपके पास यूरो बॉन्ड मार्केट है वो आपके पास है कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट आपकी टिपिकली इशू करती है बॉन्ड को, जिस डिनोमिनेटेड इन डॉलर होता है, और इसमें वो सेल कर रही होती है इन्वेस्टर्स को जो लोकेटेड होते हैं आउटसाइड यूएस। सो ये यूएस इसमें क्यों एक्सप्लेन किया जा रहा है, यूएस को ये होम कंट्री कंसिडर करें। होम कंट्री अगर आप जो है ना लेते हो कनाडा को, तो वो कनाडा जो है वो आउटसाइड, अगर आउटसाइड द कनाडा अगर वो जो है ट्रेड जो टिपिकली इशू करेगा बॉन्ड्स को डिनोमिनेटेड इन कैनेडियन डॉलर, और ठीक है। सो वो जो है वो उसकी जो है वो कहलाएगी यूरो बॉन्ड मार्केट, ठीक है। सो यहाँ पे जो है जो इसके इन्वेस्टर्स होंगे आउटसाइड द होम कंट्री। तो यहाँ पे फॉरेन बॉन्ड मार्केट जो है वो आपके पास क्या होती है कि वो एक इज़ अ मार्केट फॉर फॉरेन बॉन्ड्स, वो आपकी जो है फॉरेन बॉन्ड्स के लिए मार्केट है, जिसमें आप जो है वेयर विच आर बॉन्ड्स issued by foreign corporation or government that is denominated in the investor's home currency and sold in the investor's home market, जिसमें जो है जो इन्वेस्टर्स की जो है वो जो वो डिनोमिनेटेड करते हैं इन्वेस्टर की होम करेंसी में, जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ की होम करेंसी में जो है वहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट करें, और सोल्ड करते हैं वो इन्वेस्टर की, जहाँ पे वो डिनोमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान को ले लेते हैं, अगर पाकिस्तान जो है वो जो है पाकिस्तान को ले लेते हैं, अगर पाकिस्तान जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में, तो ये डॉलर में जो है ये अपने जो है वो फॉरेन जो है अपना फॉरेन बॉन्ड इशू करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सेल भी वो करेगा, ठीक है, इसी में, और इशू भी वो करेगा, बोथ इशू एंड सेल इन द सेल भी उसी में करेगा और इशू भी उसी में करेगा, जो अमेरिका की जो होम करेंसी का जो करेंसी में करेगा, ओके। सो यूरो मार्केट में जो आप बॉन्ड फॉरेन बॉन्ड मार्केट में मैंने आपसे कहा था कि मुझे इसका डिफरेंस भी आप लिख के देंगे कि यूरो मार्केट में जो कॉरपोरेशंस होती हैं, गवर्नमेंट होती हैं, वो इशू करती हैं बॉन्ड्स को डिनोमिनेटेड इन डॉलर, यानी कि वो डॉलर में करती हैं और उसे सेल करती हैं इन्वेस्टर की जो लोकेटेड होती है जो भी यूएस के आउटसाइड। सो फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास यूएस जो है वो बेसिक इन्वेस्टर है, ठीक है। सो ये अपनी होम कंट्री में ही इसको जो है ना इशू करती हैं, ठीक है, डॉलर में ही इशू करेंगी, और यहाँ पे जो है डॉलर में इशू करेंगी, ठीक है। और जो इन्वेस्टर है फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तान में,
पाकिस्तान में इसको डॉलर में ही इसको जो है ना वो सेल आउट करेंगी, यानी कि इसको इशू किया जाएगा होम कंट्री वाला में, और सेल किया जाएगा होम कंट्री करेंसी में ही, जो आपकी इन्वेस्टर करेंसी में, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे आप इसको अपनी होम कंट्री करेंसी। अगर इसको अपोजिट देखते हैं तो आप इसको ऐसे भी देखते हैं कि अगर पाकिस्तान करना चाहता है तो पाकिस्तान रुपीज़ में करेगा, ठीक है, और यूएस में करेगा, ठीक है, यूएस में सेल आउट करेगा पाकिस्तानी रुपीज़ में, सही है, ओके। और यहाँ पे आपके पास फॉरेन बॉन्ड में क्या करेगा कि पाकिस्तान डॉलर में इशू करेगा यूएस में, ठीक है, और यूएस में डॉलर हो चलता है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे पाकिस्तान इशू करेगा डॉलर में यूएस को, ठीक है, उसी की होम करेंसी में इशू करेगा फॉरेन बॉन्ड मार्केट में यूएस में, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो है वहाँ पे सेल और बाय किया जा सकता है। सो यहाँ पे इसका जो है दोनों का पर्पज़ क्या होता है। यूरो मार्केट में क्या हो रहा होता है कि आपके जो है वो जो यूरो बॉन्ड मार्केट में जब कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट इशू करती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यूएस है वो डॉलर में ही इशू कर रहा है दूसरी कंट्री में, तो वहाँ पे वो डॉलर की सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहा होता है, सही है। सो यहाँ पे डॉलर्स की सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहा होता है। यहाँ पे फॉरेन बॉन्ड मार्केट में क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे जो है अगर यूएस जो है पाकिस्तान में रुपीज़ को करेगा तो इट मीन्स कि वो पाकिस्तान में रुपीज़ की ही सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान की जो होम करेंसी है उसी की सप्लाई को यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज़ करने से इसके दो भी पर्पज़ होते हैं। एक तो ये कि उससे मे बी जो है उस करेंसी की जो है ज़रूरत हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पे होता है कि जो इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट आपके पास क्या होती है। फाइनली जो आपके पास इंटरनेशनल मार्केट है, हम इसको इक्विटी मार्केट को डिस्कस करते हैं कि अलाउ करती है हमें कॉरपोरेशन टू सेल ब्लॉक्स ऑफ शेयर्स टू इन्वेस्टर्स इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज साइमल्टेनियसली। जो इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट है वो हमें अलाउ करी होती है कि वो कॉरपोरेशंस को हम सेल कर रहे हैं ब्लॉक ऑफ शेयर्स, ठीक है, ब्लॉक ऑफ शेयर्स जो इन्वेस्टर्स हैं आपके डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसमें आप जो है साइमल्टेनियसली जो आप किसी कंट्री में आप कहते हो कि आपको यहाँ से जो है ना 20% जो है ना शेयर्स चाहिए, किसी में आप 10%, सो वहाँ पे आप ब्लॉक ऑफ शेयर्स के जो आपने इन्वेस्टर्स को गेट करने के लिए उस कंट्री में से आप जो है ना इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट आप अपनी इंक्रीज कर रहे हो, तो द मार्केट enables corporation to rise far larger amount of capital that they could rise in any single national market। तो यहाँ पे जो है वो आपकी राइज कर रहे होते हैं इसकी सिंगल नेशनल मार्केट में। सो यहाँ आपने मुझे जो है अपनी असाइनमेंट में जो है मुझे बताना है कि यूरो बॉन्ड, फॉरेन बॉन्ड और आपके इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट का मेन पर्पजेज़ क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो तीनों में तो ये ऐसे ही है कि जैसे जो है जो आपकी जो है एक पर्पज़ जो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है आपके अगर जो है अगर आपका जो है वो आप इम्बैलेंस हो जाता है, अगर आपका जो है डॉलर और इक्वल्स टू मतलब कि आपका जो है वो रुपीज़ आपका जो है वो नीचे गिर जाता है या ऊपर गिर जाता है, तो उसको जो सप्लाई और इसकी डिमांड से कवर अप करने की कोशिश की जा रहा है। बट इसके अलावा आप मुझे ये भी एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पे इसका मेजर फ़ायदा क्या है, इन तीनों को क्या फ़ायदा बनता है कि यूरो बॉन्ड में, फॉरेन बॉन्ड मार्केट में और इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट में इनको जो है जब पैसा मिल जाता है या अपना पैसा जो है जिस तरीके से जो फॉरेन बॉन्ड मार्केट या यूरो बॉन्ड मार्केट में जब ये लोग दूसरी कंट्रीज से जब पैसा अपने ही डॉलर में या
उनकी करेंसी में चाहते हैं तो उसमें जो इशू करते हैं तो उससे क्या मिलता है उनको, ठीक है। सो यहाँ पे जो है इसके बेनिफिट्स आप लोगों ने मुझे ज़रूर याद से एक्सप्लेन करने हैं इन तीनों के, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है हमारा लेक्चर।